सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, AFO, AAO, AO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। ठीक है, चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है PH शब्द दिया गया। ठीक है, आपको बताना है कि PH शब्द किसके द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन है सोरेनसन 1909 के अनुसार, स्कॉनफील्ड 1935, जेंथ्रो टूल या इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी कि सोरेनसन के द्वारा 1909 में PH शब्द दिया गया था। ठीक है, PH शब्द किसके द्वारा दिया गया? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1909 में दिया गया। ये यहाँ देख सकते हैं जो चित्र है यानी कि फ़ोटो है, ये है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक की है जिन्होंने क्या नाम है 1909 के अंदर PH शब्द को दिया था। अब बात कर लेते हैं स्कॉनफील्ड की। स्कॉनफील्ड ने 1935 में PF शब्द दिया था। ठीक है, कौन सा शब्द दिया था? PF शब्द किसके द्वारा दिया गया था? स्कॉनफील्ड 1935 के अनुसार। बात करते हैं जेंथ्रो टूल। जेंथ्रो टूल कौन से शब्द दिए थे? इनके द्वारा वीड शब्द दिया गया था। ठीक है, इनके द्वारा कौन सा शब्द आया था? वीड शब्द आया था। और जो PH है, PH एक प्रकार का फारसी शब्द है। ठीक है, किस प्रकार का शब्द है? फारसी शब्द है। ठीक है, PH के द्वारा ही हम अम्लता और क्षारता, ठीक है, और उदासीन इस प्रकार की मृदाओं का हम पता लगा सकते हैं। अगर 7 से कम है तो हमारी मृदा जो होती है अम्लीय होती है, अगर 7 पर है तो हमारी मृदा उदासीन होती है, अगर 7 से अधिक है तो हमारी मृदा क्षारीय होगी। ठीक है, इसके द्वारा पता लगाया जाता है। अगर 7 पर मृदा है तो यानी कि हमारी मृदा उदासीन है, इसमें किसी भी प्रकार की खेती कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है शुष्क फलों का राजा कहलाता है। ठीक है, इसमें से बताना है शुष्क फलों का राजा कौन सा फल कहलाता है। आम कहलाता है, अमरूद कहलाता है, बेर कहलाता है या खजूर कहलाता है। चारों में से जल्दी से बताइए कौन सा शुष्क फलों का राजा कहलाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि शुष्क फलों का राजा किसको कहते हैं? बेर को कहते हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं फलों का राजा। फलों का राजा किसको कहते हैं? फलों का राजा आम को कहते हैं। फलों का राजा हो जाएगा आम। ठीक है, अमरूद को क्या कहते हैं? उष्ण जलवायु का सेब कहते हैं। ठीक है, उष्ण जलवायु का सेब किसको कहते हैं? अमरूद को कहते हैं, उष्ण जलवायु का सेब। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद बेर हो गया है कि शुष्क फलों का राजा हो गया। अब खजूर को क्या कहते हैं? खजूर शताब्दी वृक्ष है। ठीक है, शताब्दी वृक्ष कौन सा फल है? यानी कि खजूर को कहा जाता है। और फूलों की रानी ग्लेडियोलस होता है। और दलहनी फलों का राजा चना होता है। दलहनी फलों की रानी मटर होती है। सेंचुरियल या सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं, इसको खजूर को कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, मसालों की रानी छोटी इलायची, मसालों का राजा काली मिर्च और मैंगोस्टीन या फलों की रानी जो होती है लीची होती है। शीतोष्ण फलों का राजा कौन होता है? सेब होता है। इंडियन ब्लैकबेरी किसको कहते हैं? जामुन को कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, राष्ट्रीय फल या बाथरूम फल या फलों का राजा या आपका मैंगो हो जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप याद रखिए कि कौन से फलों का क्या अन्य नाम होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है तिलहनी फसलों की रानी। ठीक है, तिलहनी फसलों की रानी एवं दलहनी फलों का राजा क्रमशः कौन सी फसल को कहा जाता है। ठीक है, राजा और रानी दोनों बताना है। तिलहनी फसलों की रानी पहले देख लेते हैं किसे कहते हैं, और फिर दलहनी फसलों का राजा किसे कहा जाता है। चलिए, पहला ऑप्शन है चना और तिल, दूसरा है मूंगफली तिल, तीसरा तिल चना और मूंगफली। ठीक है, इसमें से बताना है आपको। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यानी कि तिल को क्या कहा जाता है? तिल को कहा जाता है तिलहनी फसलों की रानी। ठीक है, और दलहनी फसलों का राजा किसे कहते हैं? चना को कहते हैं। यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पूछ लें तिलहनी फसलों का राजा किसको कहते हैं तो राजा कौन हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। राजा हो जाएगा मूंगफली। ठीक है, क्या हो जाएगा? मूंगफली, ये हो जाएगा तिलहनी फसलों का राजा। और दलहनी फसलों की रानी कौन हो जाएगी? दलहनी फसलों की रानी बताइए जल्दी से। ये हो जाएगी मटर। ठीक है, दलहनी फसलों की रानी मटर हो जाएगी। दलहनी फसलों का राजा चना होता है और दलहनी फसलों की रानी तिल होती है और
दलहनी फसलों का राजा चना हो जाएगा, यानी कि हमारा तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि गरीब का संतरा, ठीक है, पुअर ऑफ ऑरेंज किसे कहा जाता है? आपको बताना है। आलू को कहा जाता है, बैगन को कहा जाता है, तिल को कहा जाता है, मटर को कहा जाता है। चारों में से बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि टमाटर। टमाटर हो जाएगा। गरीब का संतरा कहते हैं या पुअर मैन ऑफ ऑरेंज के नाम से किसको जाना जाता है? टमाटर को जाना जाता है। अब गरीब का दोस्त किसे कहते हैं ये भी बता दीजिए। गरीब का दोस्त, गरीब का दोस्त हो जाएगा यानी कि आलू को क्या कहते हैं? गरीब का दोस्त कहा जाता है, ठीक है। बैगन को क्या कहा जाता है? बैगन को गरीब की सब्जी कहा जाता है, ठीक है। गरीबों की सब्जी किसे कहते हैं? बैगन को कहते हैं। और तिल को क्या कहते हैं? गरीबों का घी कहा जाता है, ठीक है। गरीबों का घी किसे कहते हैं? तिल को कहा जाता है। इन चारों को आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, तो सभी लोगों को ये मालूम नहीं होता कि गरीब का घी किसे कहा जाता है, गरीब की सब्जी किसे कहते हैं, गरीबों का दोस्त कौन सा है, या गरीबों का संतरा किसे कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है शाकाहारी मांस या वेजिटेटिव मीट किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि शाकाहारी मांस किस सब्जी को कहा जाता है, यानी कि वेजिटेरियन मीट किस सब्जी को कहा जाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है मूंगफली है, सोयाबीन है, चौला जिसको काऊ पी के नाम से जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं यानी कि ये चौला है जिसको काऊ पी कहा जाता है, ठीक है। या इनमें से कोई नहीं, चारों में से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर जो हमारा करेक्ट होने वाला है यानी कि ऑप्शन नंबर 3, चौला को क्या कहा जाता है? शाकाहारी मांस कहा जाता है, यानी कि वेजिटेरियन मीट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि चौला के यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी है। और मूंगफली को क्या कहा जाता है? मूंगफली को गरीब का बादाम कहा जाता है, ठीक है। गरीब का बादाम किसको कहते हैं? गरीब का बादाम, ठीक है, ये कहा जाता है मूंगफली को। सोयाबीन को क्या कहा जाता है? सोयाबीन को कहा जाता है बोनलेट मीट, ठीक है। बोनलेट किसको कहा जाता है? बोनलेट मीट यानी कि सोयाबीन को कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल 21वीं शताब्दी का फल कहलाता है, ठीक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल है जो 21वीं शताब्दी का फल कहलाता है। खजूर कहलाता है, आंवला है, आम है, जामुन है। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चारों में से जो करेक्ट आंसर होने वाला हमारा, चलिए यहाँ देख सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आंवला, ठीक है। बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंवला को क्या क्या कहा जाता है? 21वीं शताब्दी का फल कहा जाता है। किसको? आंवला को, ठीक है। खजूर को क्या कहा जाता है? खजूर को कहते हैं सेंचुरी प्लांट, ठीक है। सेंचुरी प्लांट किसको कहते हैं? खजूर को कहा जाता है। आम को क्या कहा जाता है? आम को राष्ट्रीय फल कहा जाता है, बाथरूम फल कहा जाता है, फलों का राजा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं जामुन को। जामुन को क्या कहते हैं? इंडियन ब्लैकबेरी कहते हैं, ठीक है। इंडियन ब्लैकबेरी किसको कहते हैं? जामुन को कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखेंगे, इंडियन ब्लैकबेरी, ठीक है। चारों ऑप्शन के बारे में हम बता दिए हैं। अब आप इन सबको याद कर लेना एकदम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है, ठीक है। इसमें से बताना है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा पेड़ है? नारियल है, खेजड़ी है, रोहिड़ा है, बाबूल है। चारों में से बताइए। इसमें जो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा खेजड़ी होगा, ठीक है। यानी कि सेकंड वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और नारियल की बात करते हैं तो नारियल को कल्प वृक्ष कहते हैं, लेकिन इंडियन का यानी कि भारत का कल्प वृक्ष क्या कहलाता है? नारियल कहलाता है। लेकिन राजस्थान का कल्प वृक्ष क्या कहलाएगा? खेजड़ी फल वृक्ष कहलाता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं खेजड़ी का पेड़ है जिसकी पत्तियाँ और लूंग दोनों जो होती हैं प्रयोग में लाई जाती हैं चारे के रूप में। इसको अकाल का चारा भी कहा जाता है, ठीक है। अकाल का चारा किसको कहते हैं? खेजड़ी को कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से या मिर्च में चरपड़ाहट का कारण बताना है, ठीक है। किसके कारण होता है मिर्च में चरपड़ाहट? कैप्सेथीन के कारण, कैप्सेसिन के कारण, क्यूमिनॉल के कारण, सेपोनिन के कारण। चारों में से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा।
चलिए देख लेते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर होने वाला सही कैप्सेसिन। कैप्सेसिन के कारण क्या होता है, चड़पड़ाहट होता है या तीखापन। ठीक है, तीखापन कह सकते हैं। तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण होता है। और मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, लाल रंग किसके कारण होता है, कैप्सेथीन के कारण होता है। इसमें देखिए थीन लगा हुआ है, इसमें सीन लगा हुआ है। सीन मतलब तीखा और थीन मतलब रंग, उसका पिगमेंट जो होता है रेड कलर में बदल जाते हैं। क्यूमिनॉल की बात करें, क्यूमिनॉल जो है जीरे में पाया जाता है। ठीक है, जीरे में क्या पाया जाता है, क्यूमिनॉल पाया जाता है। सेपोनिन किस में पाया जाता है, सेपोनिन टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में सेपोनिन नामक एंजाइम या तत्व पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, टमाटर जहरीला हो जाता है। ये आप याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है मिर्च में, ये तो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है। ठीक है, पपीते का रंग बताना है, येलो कलर किसके कारण होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है। इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है, कैरिका जेंथिन के कारण, लाइकोपिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण या जेंथोफिल के कारण। चारों में से आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो पपीते का जो पीला रंग है वो होता है कैरिका जेंथिन के कारण। ठीक है, कैरिका जेंथिन के कारण क्या होता है, पपीते का पीला रंग होता है। यहाँ देख सकते हैं पपीता जो दिखाया गया है येलो कलर किसके कारण है, ये कैरिका जेंथिन के कारण। लाइकोपिन के कारण क्या होता है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग। एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। जेंथोफिल की बात करें, जेंथोफिल ये मतलब गाजर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, जेंथोफिल के कारण होता है। ये आप याद रखेंगे, 4 ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि गोसिपोल रसायन किस फसल से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है गोसिपोल जो रसायन है किस फसल से संबंधित है। सोयाबीन से या कपास पे, रिजका या मूंगफली। चारों में से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है यानी कि कपास के अंदर। कपास के अंदर गोसिपोल रसायन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके सीड के अंदर पाया जाता है। तो अगर हम पशुओं को इसका सीड खिला रहे हैं बिनोला के रूप में, तो उसमें पशुओं के अगर इसकी मात्रा, गोसिपोल की मात्रा 3% से अधिक हो जा रही है तो पशु मरने की संभावना 100% हो जाती है। ठीक है, 3% से अगर अधिक हो रहा है गोसिपोल नामक रसायन की मात्रा, तो पशु के लिए बहुत ही घातक होता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसलिए इसकी मात्रा 3% से नीचे होनी चाहिए, यानी कि 1% या 0.1 या 2% होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक खतरनाक यानी कि गोसिपोल नामक रसायन जो होता है बहुत ही भयंकर रसायन होता है। अब बात कर लेते हैं मूंगफली के अंदर। मूंगफली के अंदर अफ्लाटॉक्सिन नामक रसायन पाया जाता है। ठीक है, अफ्लाटॉक्सिन नामक रसायन किसमें पाया जाता है, मूंगफली के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अधिक नमी जहाँ पे हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, मूंगफली के जो सीड होते हैं उसके ऊपर फंगस पड़ जाते हैं। वो जो फंगस होते हैं एस्परजिलस फंगस होते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, अफ्लाटॉक्सिन रसायन। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, अगर कोई पशु या कोई भी इंसान उसको खा रहा है तो उसमें क्या होता है, इसमें विषैला तत्व पाया जाता है उसके अंदर। अब बात करते हैं रिजका के अंदर। रिजका के अंदर जो रसायन पाया जाता है वो सेपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। ठीक है, सेपोनिन नामक रसायन किसमें पाया जाता है, वो रिजके के अंदर पाई जाती है। बात करते हैं सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन के अंदर गाइट्रोजन नामक रसायन पाया जाता है, जो कि एक जहरीला होता है। ठीक है, गाइट्रोजन नामक रसायन पाया जाता है इसके अंदर। ये आप याद रखेंगे। जो गोसिपोल रसायन किस फसल से संबंधित है, तो ये कपास से संबंधित है, यानी कि सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है एंडोल 3 कार्बिनोल कैंसर प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है एंडोल 3 कार्बोनोल कैंसर प्रतिरोधी तत्व किसमें पाया जाता है। फूल गोभी में पाया जाता है, पत्ता गोभी में पाया जाता है, गांठ गोभी में पाया जाता है, या इनमें से किसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला, पत्ता गोभी के अंदर क्या पाया जाता है, एंडोल 3 कार्बिनोल कैंसर प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है, जो कैंसर से लड़ने की काफ़ी ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्ता गोभी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है निम्नलिखित में से किस फसल से हरित क्रांति का संबंध है। ठीक है, आपको बताना है हरित क्रांति का संबंध कौन सी फसल से है, धान या गेहूं से, गेहूं ज्वार से,
मक्का धान से, ज्वार और बाजरा से। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, यानी कि विश्व के हरित क्रांति का जनक अगर पूछे तो एन बोरलॉग को कहा जाता है। अगर भारत के हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो आप स्वामीनाथन लगाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप पहली बात याद होना चाहिए। उसके बाद पूछ रहा है हरित क्रांति का संबंध कौन सी फसलों से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि धान और गेहूं, यानी कि ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है तिलहनी उत्पादन से संबंधित क्रांति है। ठीक है, आपको बताना है तिलहन उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, गोल क्रांति, पीली क्रांति, चारों में से आपको बताइए कौन सा करेक्ट है जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति कहलाती है। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध है यानी कि धान और गेहूं से। ठीक है, धान और गेहूं से इसका संबंध हो जाएगा। और गोल क्रांति का संबंध जानते हैं किससे है, आलू से है। और पीली क्रांति का संबंध किससे है, सरसों से। ठीक है, सरसों से। पीली क्रांति इसको कहते हैं या तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन हो जाएगी, यानी कि पीली क्रांति हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं सरसों, ये किससे संबंधित है, यानी कि तिलहन उत्पादन से, यानी कि पीली क्रांति से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग को, वर्गीस कुरियन को, विलियम गॉड को। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, ये देखिए चैनल का नाम है। ठीक है, ये श्वेत क्रांति के जनक जो हैं, इन फोटो को अगर आप पहचान रहे हैं तो आप बता देंगे श्वेत क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तीसरा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये जो फोटो देख रहे हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन की है। इनको क्या कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन पर ही ये दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं, दुग्ध दिवस मनाए जाते हैं। उसके बाद अमूल डेयरी के संस्थापक भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही रहे हैं। ठीक है, इन सब बातों को आप याद रखिए। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पवन का वेग अथवा गति मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर हो गया, रेन गेज हो गया, विंड गेन हो गया या एनीमोमीटर। चारों में से आपको बताना है कि पवन का वेग यानी कि वायु गति मापने में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पवन वेग का किसे मापते हैं, इसी के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आपको बताना है ये यंत्र कौन सा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बैरोमीटर से। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, यानी कि वायु दाब मापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायु दाब मापा जाता है। रेन गेज से क्या मापा जाता है, वर्षा की मात्रा मापते हैं। ठीक है, वर्षा की मात्रा किससे मापते हैं, रेन गेज से मापते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद विंड गेन से क्या मापते हैं, यानी कि दिशा मापा जाता है। ठीक है, दिशा का मापन किससे करते हैं, विंड गेन से मापा जाता है। और एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, पवन का वेग मापते हैं या वायु की गति मापी जाती है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4 नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे एनीमोमीटर से पवन का वेग और वायु की गति मापी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, 15 हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में उपस्थित आर्द्रता यानी कि नमी को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि वायु में उपस्थित नमी यानी कि आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ये यंत्र है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा आर्द्रता और नमी मापी जाती है। पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, दूसरा अल्टीमीटर, तीसरा ड्रोसोमीटर, तीसरा है पार्सल फ्लूक। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वायु में उपस्थित आर्द्रता और नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको साइक्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, साइक्रोमीटर कहा जाता है। ठीक है, ये आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में हाइग्रोमीटर नहीं दिया है उसके स्थान पर साइक्रोमीटर दिया है तभी भी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा साइक्रोमीटर। ठीक है, जो वायु में उपस्थित आर्द्रता और नमी का मापन किया जाता है। अल्टीमीटर की बात कर लेते हैं। अल्टीमीटर
ऊंचाई मापने वाला यंत्र है, ठीक है। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, ऊंचाई ज्ञात करते हैं। उसके बाद ड्रोसोमीटर, ड्रोसोमीटर से क्या मापते हैं, ओस की मात्रा ज्ञात करते हैं, ठीक है। ओस की मात्रा किससे ज्ञात करते हैं, ड्रोसोमीटर से ज्ञात की जाती है। अब बात कर लेते हैं पार्सल फ्लूक की। पार्सल फ्लूक जो है सिंचाई जल की मात्रा, ठीक है, सिंचाई जल की मात्रा ज्ञात की जाती है, ठीक है। सिंचाई जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, पार्सल फ्लूक का यंत्र काम में लेते हैं। ड्रोसोमीटर से क्या लेते हैं, ओस की मात्रा ज्ञात करते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई ज्ञात करते हैं। हाइग्रोमीटर से वायु के अंदर उपस्थित आर्द्रता और नमी ज्ञात करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ भरता है, ठीक है। आपको बताना है शिवरात्रि पशु मेला कहाँ भरता है, यानी कि कहाँ लगता है, आपको बताना है। झालरापट्टन, झालावाड़, पर्वतसर, नागौर, करौली या भरतपुर, चारों में से बताइए कौन सी जगह शिवरात्रि पशु मेला लगता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तीसरा, करौली के अंदर क्या लगता है, शिवरात्रि पशु मेला लगता है। और बात करते हैं झालरापट्टन, झालावाड़ के अंदर कौन सा मेला लगता है, चंद्रभागा, ठीक है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है, ये लगता है झालावाड़ में, चंद्रभागा। बात करते हैं पर्वतसर, नागौर के अंदर कौन सा मेला लगता है, तो तेजा जी का, ठीक है। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, तेजा जी पशु मेला, ठीक है, ये लगेगा पर्वतसर नागौर के अंदर। और भरतपुर की बात कर लेते हैं तो जसवंत पशु मेला कहाँ लगता है, ये भरतपुर के अंदर लगता है। चारों ऑप्शन के बारे में आपको बता दिए हैं, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, बहुत सारे एग्जामों में इसको पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है, पर्वतसर, नागौर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, पुष्कर, अजमेर या नौहर, हनुमानगढ़, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर क्या लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और मानासर की बात करें तो वहाँ पर रामदेव जी का मेला लगता है, ठीक है। और पर्वतसर नागौर की बात करें तो वहाँ तेजा जी का मेला लगता है। और नौहर हनुमानगढ़ जो कि है गंगा नेरी, ठीक है, गंगा नेरी मेला लगता है, या गोगा जी कह सकते हैं, या गोगा मेड़ी का मेला कहाँ लगता है, ये नौहर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ठीक है। या गोगा जी ही अधिकतर कहा जाता है, गोगा जी का मेला कहाँ लगता है, नौहर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान में है, वहाँ पर ये मेला लगता है। इस प्रकार का पशु मेलों का आयोजन किया जाता है राजस्थान में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कह रहा है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक है। आपको बताना है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, अलवर में, चारों में से बताइए कौन सी जगह पर सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अलवर राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। बात करें सवाई माधोपुर, यहाँ पर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो रणथंभौर, ठीक है। रणथंभौर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य ये स्थित है सवाई माधोपुर राजस्थान के अंदर। भरतपुर की बात करें, भरतपुर में केवलादेव, ठीक है, केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, भरतपुर में है, ठीक है। और बात कर लेते हैं उदयपुर में कुंभलगढ़, ठीक है। उदयपुर में याद रखेंगे कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, स्थित है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सवाई माधोपुर में हो गया रणथंभौर, भरतपुर में हो गया केवलादेव, और उदयपुर में कुंभलगढ़, और अलवर में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, ये आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य में कौन सा जिला है, ठीक है। आपको बताना है काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर में, चूरू में, कोटा में या अलवर में, चारों में से बताइए कौन सा जिले में स्थित है काले हिरण के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि चूरू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चूरू डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह,
ताल छापर, ताल छापर जगह है, वहाँ पर क्या है, काले हिरन के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। छोटा सा वीडियो था और आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा हो, और अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरीके के हम वीडियो बनाएं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। आज के टॉपिक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।